हेलो फ्रेंड। तो आपके सामने लेकर आ गए हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके हमने केमिकल पैरामीटर चालू किया था और केमिकल पैरामीटर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टीडीएस जैसे बता दिया था। एल्कनिटी के बारे में चल रहा है, ठीक है। एल्कनिटी के बारे में चल रहा था कि मेजरमेंट उसका कैसे करेंगे, ठीक है। तो उससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं जो जानने जरूरी हैं, जिससे हम मतलब आसान तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एल्कनिटी को, ठीक है, अच्छी तरीके से। क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन आप लोगों ने अगर नहीं किया होगा, अगर आपने फॉर्मूले को रिवीजन नहीं किया होगा तो ये नहीं आया होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि पहले यहाँ पे क्या है, फाइंड मॉलिकुलर, एक मिनट, फाइंड किसकी बात कर रहा है, मॉलिकुलर वेट ऑफ CaCO3 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉलिकुलर वेट की बात कर रहा है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक वेट का सम कर दो, वही होता है मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला की अगर बात करूँ तो मैं क्या फाइंड आउट करने वाला हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 की अगर मैं बात करूँ तो CaCO3 में कैल्शियम जो होता है वो 40 होता है, कार्बन जो होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन जो होता है 16 होता है। लेकिन ये कितना है, 3 है, तो इसलिए 3 का मल्टीपल। अब ये कितना हो गया, देखो ये 40 हो गया, ये 12 हो गया और ये 48 हो गया। अगर इनको ऐड करते हैं तो ये टोटल कितने हो गए, 100 ग्राम हो गए। कितने हो गए, 100 ग्राम हो गए। क्लियर, पता चल गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ, दूसरा क्या है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CO3 टू माइनस, ठीक है। क्या हमें फाइंड आउट करना है, सेकंड नंबर पे अगर मैं बोलूँ तो हमें फाइंड आउट करना है वेट, ठीक है। वेट फाइंड आउट करना है किसका, 1 मोल ऑफ CO3 टू माइनस, ठीक है, कार्बोनेट का। कार्बोनेट का वन मोल कार्बोनेट अगर है तो उसका वेट क्या होता है। तो देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। और किसकी बात कर रहे हैं, CO3 टू माइनस का, यह भी CO3 टू माइनस की बात कर रहे हैं। देखो ये 1 मोल है, वेट हमें पता करना है इसका, वेट CO3 टू माइनस का पता करना है ना। और मॉलिकुलर वेट देखो, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है ना, तो 16 इंटू 3 कर दोगे तो 48 और 12 60 हो रहा है। ये 60 इधर मल्टीपल कर दोगे तो 60 आ जाएगा, 60 ग्राम हो गया किसका, वेट ऑफ CO3 टू माइनस, ठीक है। अगर आप इसका वेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लो। 1 मोल का फाइंड आउट करना था, 1 मोल फाइंड आउट हो गया। क्लियर, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास बोलो या गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट बोलो, वेट अपन वेट या मास अपन मास, ठीक है। क्लियर। हालांकि 1 मोल का फॉर्मूला और भी होता है, आई थिंक वॉल्यूम के फॉर्म में भी होता है, फिर बाद में एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में भी होता है, बट बस उसको नहीं जानने की जरूरत है। यहाँ पर इसके बेस पे आप इसको बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि जरूरत अभी इसकी है, ठीक है। और किस तरीके से है वो टोटल हम अच्छे तरीके से जानकारी समझेंगे। अब वही बात कर लेगा, सेम ही इसी तरीके का क्वेश्चन थर्ड भी है। थर्ड क्या है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4, यही बोला ना, वेट ऑफ H2SO4, उसके हिसाब से क्या हो रहा है, मोल इंटू क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट, यही है ना फॉर्मूले के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो यही है मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना है, 1, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट किसका बोल रहा है, H2SO4 का, ठीक है। तो अब थोड़ा देखो, H2 मतलब 1 होता है और ये 2 है इसलिए, फिर बाद में सल्फर का 32, याद कर लीजिएगा, कुछ ऐसे बता रहा हूँ। ऑक्सीजन 16 है और कितने हैं, ये 4 है। सब ऐड कर लीजिए, 1 इंटू सब, ये 2 हो गया प्लस ये 32 हो गया और ये 64 हो गया। सब अगर ऐड करते हैं तो कितना होता है, 4 2 8 2 और 4 2 6 2 8 और 3 9 98 हो रहा है, 98 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। H2SO4 का अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है, ठीक है, तो 98 मॉलिक्यूलर होगा और मोल इसका 1 है, इसलिए 1 का मल्टीपल करेंगे तो 98 ग्राम हो जाता है। तो इसका वेट क्या होगा, 98 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन अभी बार बार नहीं देखूंगा, क्वेश्चन आपने लिख के रखना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अपने नोट्स में लिख के रखा है कि ताकि मैं यहाँ से देख के क्वेश्चन को मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन को लिख के रखा है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट
की बात कर रहा है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 की बात कर रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 की बात कर रहा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट का वेट का अगर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट CO3 का अब भी ऊपर हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था? मॉलिक्यूलर वेट 100 आया था, ठीक है। और इसकी वैलेंसी देखो, अगर इसको तोड़ूं मैं थोड़ा, इसको तोड़ूं तो Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया? 50 आ गया। इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ठीक है। अब ये चीजों को याद कर लेना, इक्विवेलेंट वेट CaCO3 की, क्योंकि इसकी खास जरूरत होती है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 की खास जरूरत होती है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट में यूज आता ही है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3, क्योंकि सारे कुछ इसी टर्म में बात करते हैं, क्योंकि आगे आप पढ़ने वाले हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इसको तो अपने दिमाग में बैठा लेना कि इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 कितना होता है? 50 होता है। ये तो आपने याद ही कर लेना है, बहुत काम आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर 5th नंबर की बात करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है इसका 200 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 की बात कर रहा है। 200 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, 200 ग्राम है ना, 200, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 200 ग्राम है CaCO3, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्राम इक्विवेलेंट का एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर बाद में उसके बाद आपको वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी गिवन वेट होता है। क्या होता है? गिवन वेट, जो भी वेट इसका, जिसका आप ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हो, उसका वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। किसका फाइंड आउट कर रहे हैं? CaCO3 का। तो CaCO3 का बताया यहाँ पे 200 ग्राम है, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम तो इसका है, और इक्विवेलेंट अभी देखो हमने CaCO3 का फाइंड आउट किया था, वो कितना है? 50 है, ठीक है, 50 है। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम लिख देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको छठा नंबर जो है किसके किसके फाइंड आउट करने हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके फाइंड आउट करने हैं? पहले तो CO3 2 माइनस के, किसके? CO3 2 माइनस के फाइंड आउट करने हैं। तो क्या होगा? गिवन वेट इसमें दे के रखा है 210 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो, इक्विवेलेंट वेट अगर फाइंड आउट करना है तो मैं यहां पर इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लेता हूं, सबका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। फॉर्मूला एक बार लिख रहा हूं, बाद में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, यही होता है। अब किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं? देखो, इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं, किसका? CO3 2 माइनस का। तो यहाँ पे देखो वैलेंसी तो ऑलरेडी 2 हो गया। CO देखो, इसका ऑलरेडी हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, कार्बन का 12 और 16 3 जा 48 और 12 कितना हो गया? 60। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 30। किसका आ गया? CO3 2 माइनस का कितना आ गया? 30 आ गया। वही अगर इक्विवेलेंट वेट हम फाइंड आउट करने वाले हैं HCO3 माइनस का, देखो CO3 का 60 आ रहा था, हाइड्रोजन का एक 161 हो गया, और इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसका आ गया क्या? कितना? 61। वही अगर इक्विवेलेंट वेट मैं फाइंड आउट करने वाला हूं किसका? HCO3 हो गया तो OH माइनस का, ठीक है। ये तीन बहुत काम के हैं, क्योंकि यही तीन मेजर कंपाउंड है, ठीक है। एल्केलिनिटी में यही तीन मेजर कंपाउंड है। तो OH का अगर फाइंड आउट करने वाले हो इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पे 16 और प्लस हाइड्रोजन एक 17 आ गया, और इसका भी वैलेंसी 1 है, तो कितना आ गया? 17 आ गया। तो ये तीनों का इक्विवेलेंट वेट देख लिए, तीनों का इक्विवेलेंट वेट देखोगे, एक का 30, ठीक है, एक का 61 आ गया, और एक का 17 आ गया, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। कुछ चीजें तो टर्म हमें याद भी रखने होते हैं, कि ताकि हमें जब एग्जाम में करने होते हैं ना तो फास्ट करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी बात कर रहे थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट CO3 2 माइनस, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 30 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 30।
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसल, 3 7 जा 7 आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। दूसरा अगर मैं बात करूं, इसमें ये ए था और इसमें बी की बात करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, इक्विवेलेंट वेट किसका, HCO3 माइनस का। अब यहाँ पे ये कितना है, कितने ग्राम है ये HCO3, तो ये दिया हुआ 122, ठीक है। और इसके इक्विवेलेंट वेट कितने हैं 61, ये कितनी बार कटेगा 2 हो गया। सी नंबर में देखोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका, OH माइनस का, तो इसका कितना ग्राम दिया हुआ है 68 ग्राम दिया हुआ है। और इसकी इक्विवेलेंट वेट देखोगे तो 17, ये कितनी बार में आता है 4 बार में आता है। तो आपने ये इन सबके फाइंड आउट कर लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ताकि हमें ये चीजें पता कर सकें, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ गया। अभी इसकी अहमियत क्या है वो थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं कि कोई भी आपके सामने रिएक्शन होता है कोई भी, ठीक है, जैसे मान लो 2 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, 2 अगर मान लो कि रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। तो इसकी खास बात ये होती है ना कि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और जो रिएक्टेंट हैं उनके इंडिविजुअल ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे वही आपके प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। चलिए मैं आपको समझा भी देता हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। नोट करके लिख भी सकते हैं, नोट करके यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, नंबर, ठीक है, या ऐसे बोलो कि नंबर ही बोल दो अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल्स हम समझेंगे थोड़ा और आइडिया हमें मिल पाए, थोड़े एग्जाम्पल्स हम समझेंगे तो हमें और आइडिया मिल पाएगा, ठीक है, थोड़ा और आइडिया हमें मिल पाएगा, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि ताकि हमें आइडिया मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने हाइड्रोजन प्लस आयन को लिया और इसका रिएक्शन कराया सल्फेट का, ठीक है, 2 माइनस के, और हमारे पास जो बन के आया वो है H2SO4, ठीक है, ये बन के आया। अब आप यहाँ पर देखोगे तो इसको थोड़ा सा रिएक्शन करके देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर दिया। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये कितना है 2 मोल है कि नहीं है, 2 मोल हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और यहाँ पे 1 मोल जो है क्या है सल्फेट आयन है कि नहीं। और यहाँ पे देखोगे कि 1 मोल क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं है। तो यहाँ मोल देखोगे तो सबके डिफरेंट है। ये हाइड्रोनियम आयन देखो 2 मोल है, सल्फेट 1 मोल है, मिलके 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। बट इसकी ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे, देखो हाइड्रोजन ये जो यहाँ पर है इसका अगर देखोगे तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, चाहे इसका नंबर ऑफ ग्राम सल्फेट आयन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम ही होंगे। फाइंड आउट करके आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि ये 2H प्लस का अगर मुझे पता करना है, ठीक है, H प्लस का पता करना है तो ये कितने ग्राम है, ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या फॉर्मूला है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही होता है ना। तो अगर आप इसका निकालोगे पहले नंबर तो इसका वेट कितना होगा, ठीक है, इसकी अगर वेट की मैं बात करूं वेट का तो देखो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, या 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हो गया ये। अब सल्फर का अगर देखोगे तो 32 है, अब प्लस 16 इंटू 4 करोगे तो 64 प्लस 2 66 96 हो रहा है, ये जो हो रहा है वो 96 ग्राम हो रहा है, ठीक है। और इसकी बात करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस ये 32 प्लस आई थिंक इसका फाइंड आउट भी हमने किया था 16 इंटू 4 कर रहे हो तो टोटल ये 98 ग्राम हो जाता है। तो ये आपका इसका वेट निकल गया। अब इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम निकालें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो गिवन वेट 2 ग्राम है और इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका अगर देखोगे 96 ग्राम है, ठीक है, गिवन वेट 96 अपन इक्विवेलेंट वेट कितना होगा,
अगर इक्विवेलेंट इसका वेट निकालोगे तो इक्विवेलेंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2 है, इसके डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक तो 96 है, ऊपर से 96 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ क्या जाएगा, देखो 96 डिवाइड बाय 2 करते हो तो ये आंसर क्या आ जा रहा है, 2 ही आ रहा है। यहाँ पर भी सेम वही है कि 98 ग्राम है गिवन वेट, अपन इक्विवेलेंट क्या होगा 98 अपन वैलेंसी 2, तो इसकी भी आंसर क्या आ जाएगा 2। मतलब हर कंडीशन में आप देख रहे हो, सभी कंडीशन में अगर आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। याद रहेगा कि कोई भी रिएक्टेंट है उन सब की, उनकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा उनका प्रोडक्ट का जो होगा उसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम होगा। पॉइंट क्लियर हो रही है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब क्या बात हो रही थी, पॉइंट ये हो रहा था, नोट करके आप लिख दे सकते हो, क्या था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट of anything with 1 gram equivalent of another thing to give 1 gram equivalent of resultant। है वही है। ठीक है, ये तो 2 ग्राम आए थे, बट इसको अगर देखा जाए तो अगर सेम ही आ रहे हैं तो बात वही होगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो उसका रिजल्ट भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा। क्लियर, बात पता चली। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, बात आपको आइडिया मिल गई। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तो कहूँ कि स्टार मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, स्टार मार्क दे दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, वाटर sample have 210 gram of CO3 to minus, convert it into equivalent of CaCO3। ध्यान देना क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको इसके प्रीवियस वाले जो अभी मैं बता चुका हूं इसके बेस पे आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, सिंपल सा है कि अगर कोई भी है आपके पास CO3 2 माइनस को अगर इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 के टर्म में लाना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो इसका होगा वही इसका भी होगा। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो CO3 2 माइनस का होगा वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, CaCO3 का भी होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा है। और उसी के बेस पे जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें मिल जाएगा। क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 फाइंड आउट करना है। हालांकि किस टर्म में फाइंड आउट करना है ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये कन्वर्ट किसको बोल रहा है, अब डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपन वेट अपान इसका CO3 का वेट अपान 50 आ जाता है इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका वेट फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करना, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, वाटर सैंपल हैव 210 ग्राम ऑफ CaCO3 कन्वर्ट इनटू द इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 का वेट फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लीजिए, मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। सोल्यूशन में क्या करेंगे, देखो ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 कर लेते हैं, CaCO3 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO3 2 माइनस का। क्लियर, इसका क्या होगा, इसके फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखोगे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, यही होगा ना। और इधर क्या होगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा कि नहीं होगा, किसका, यहाँ पर CaCO3 का टर्म है और यहाँ पे CO3 2 माइनस का है। ठीक है,
क्लियर हो रहा है? अब देखो इसका हमें गिवन वेट ऑफ, इधर सीधा लिखो वेट ऑफ CaCO3 और इक्विवेलेंट वेट। अब भी हमने इसके पहले फाइंड आउट किया था, इक्विवेलेंट वेट किसी का भी फाइंड आउट करना होता है क्या होता है, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी होता है। और मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का कितना होता है 100 और डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो आ जाता है ये 50। आगे बात करने इसका गिवन वेट 210 ग्राम दिया हुआ है और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है CO3 2 माइनस का, CA3 2 माइनस का अगर देखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, CO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 और उसकी वैलेंसी 2 है, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 30। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 30 आ गया। यहाँ से जीरो कट करोगे और ये 3 7 जा हो जाता है। तो यहाँ पर वेट ऑफ CaCO3 कितना हो गया 7 ग्राम हो गया कि नहीं 7 ग्राम पता चल गया। वेट फाइंड आउट करोगे तो कितना आ गया 7 ग्राम और ये नीचे 50 था ना, तो ये 50 मल्टीपल भी तो होगा यार, तो कितना हो गया 7 5 जा 35 मतलब 350 ग्राम हो गया। क्लियर? तो वेट ऑफ CaCO3 कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ CO3 के बेस पे वो 350 ग्राम हो गया। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि ताकि और हमें अच्छे से आइडिया मिल सके, ठीक है। और अच्छे से करते हैं कि ताकि हम सबका आराम से फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। चलिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अगर आपने सीख लिया ना तो आप ESC के भी ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना कर लोगे। ESC मतलब इंजीनियरिंग सर्विस, UPSC का इंजीनियरिंग सर्विस भी कर सकते हो, गेट में भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये क्वेश्चन को कर ही लेना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है अ वाटर सैंपल कंसिस्ट of 420 gram CO3 2 minus and 244 gram HCO3 minus and 68 gram of OH minus, find alkalinity, देखो alkalinity मेजर हो रही है, alkalinity of water sample in mg per liter एज CaCO3, ठीक है। एक तो ये तरीका है अल्कलिनिटी फाइंड आउट करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है ऑलरेडी मैंने पहले लिखवाया था, रिवीजन अगर किए होगे, टाइट्रेशन मेथड है, ठीक है। वो भी मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि टाइट्रेशन आप कैसे करोगे, किस तरीके से आप करोगे कि ताकि आप उसको अच्छे से फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है। एक तो ये तरीका है CaCO3 के टर्म में फाइंड आउट करते हैं, H2SO4 के टर्म में भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल CaCO3 के टर्म में फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए मैक्सिमम CaCO3 के टर्म में ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहां पर आपको फाइंड आउट करना है, जैसे अभी जो टर्म फाइंड आउट किए ना अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, सेम उसी तरीके से यहाँ फाइंड आउट करना है और इसके बेस पे हम टोटल इसकी अल्कलिनिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ CaCO3, इन टर्म ऑफ CaCO3, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला नंबर ध्यान देना, इसमें दो टर्म है, एक तो 420 ग्राम CO3 2 माइनस है, 244 ग्राम SCO3 है और 68 ग्राम OH माइनस है, ठीक है। ये तीन टर्म चीजें हैं जो आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्हीं को CaCO3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इन कन्वर्ट करते हैं, इन्हीं को टोटल ऐड कर देते हैं, तो यही अल्कलिनिटी हो जाती है, यही अल्कलिनिटी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं, पॉइंट यही करते हैं कि वही जो हम करते आ रहे हैं, वन ग्राम बोलो चाहे नंबर ऑफ ग्राम बोलो, नंबर ऑफ ग्राम equivalent of CaCO3 equal to number of gram equivalent of CO3 2 माइनस, यही है, ठीक है। पहले भी हम इसी तरीके से कर रहे थे और इसका कंडीशन भी उसी तरीके से। यहां पर क्या होगा, ये आपको फॉर्मूले हम ना अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। मैं ये बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ कि ताकि हमें इसका दिक्कत ना हो, इसीलिए बार बार लिखवा रहा हूँ। एक मिनट,
चलिए ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सबको इसी टर्म में हमें करना है, इसी तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे CaCO3 को यहाँ पे CO2 के बेस पे हमें फाइंड आउट करना है, सब में CaCO3। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ Ca, किसकी बात कर रहे हैं उसकी लिख देते हैं, किसका हम फाइंड आउट करने वाले हैं, CO3 को हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, CaCO3 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इक्वल टू वही वेट ऑफ CO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 ये ऑलरेडी हमने करके रखे हैं, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। CaCO3 इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, सिंपल सा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 होता ही है, ठीक है। यहाँ पर इसका वेट कितना है, 420 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट जो होता है CO3 का कितना आया था, 30 आया था, 30 आया था। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका वेट कितना आ गया, CaCO3 का वेट कितना हो गया, इस कंडीशन में वेट ऑफ CaCO3 कितना हो गया, यहाँ पे 0 कैंसिल और 3 1 जा 3 4 जा 14 आ रहा है, और इंटू ये 50 है तो 14 5 जा 70 और एक 0 और बढ़ गया तो इतने ग्राम हो गया, ठीक है। किसका, वेट ऑफ CaCO3 का इन टर्म्स ऑफ CO2 का। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा फाइंड आउट करूँ किसको, HCO3 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं CaCO3 में, तो इस कंडीशन में मेरा जो वेट आएगा, वेट ऑफ CaCO3 क्या होगा, देखो एक तो 50 का मल्टीपल, ऊपर से इसका जो वेट दिया हुआ है कितना दिया, 244 दिया हुआ, ठीक है। और इसका जो इक्विवेलेंट वेट है ऑलरेडी हमने पहले भी फाइंड आउट करके रखे हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो है 61, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इस तरीके से देखा जाए ना तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 61, और इसका वैलेंसी कितनी है 1, 1 डिवाइड करोगे तो 61 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये कितनी बार में कटेगा, 6 4 जा 24 मतलब 4 बार में कट गया, और 4 5 जा 200 ग्राम हो गया। देखिए देखते जाइए, उसके बाद हम किसको फाइंड आउट करने वाले हैं, OH- का CaCO3 के टर्म में। तो यहाँ पर वेट ऑफ CaCO3 क्या होगा भाई, एक तो 50 इसका इक्विवेलेंट वेट इनटू ये कितना ग्राम दिया हुआ है, OH- कितना गिरा 68 दिया हुआ है, और इसकी वैलेंसी कितनी है, इक्विवेलेंट वेट कितना है, OH का कितना होता है 17, 17 में डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 17 ही होगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 17 4 जा 50 इंटू 4 200 ग्राम ये भी होगा, क्लियर। अब यहाँ पर आपके तीनों टर्म मिल गए हैं, तीनों कितने मिल गए हैं, ठीक है। तो तीनों टर्म के बेस पे मैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लूंगा, टोटल एल्केनिटी फाइंड आउट कर लूंगा, टोटल एल्केलिनिटी इन टर्म CaCO3, ठीक है। पहला कितना आया था 700, दूसरा फिर 200 पे 200, टोटल कितना हो गया 1100 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 1100 ग्राम पर लीटर। बट क्वेश्चन में बोला था mg पर लीटर चाहिए, तो ग्राम से अगर मिलीग्राम में करते हैं तो 1000 और इसमें ऐड हो जाता है, इंटू 10⁻³ mg पर लीटर हो जाता है। इतनी एल्कलिनिटी उस वाटर में है, वाटर सैंपल में एल्कलिनिटी कितनी है 1100 इंटू 10⁻³ mg पर लीटर है, ठीक है। इतनी उसके अंदर वो जो वाटर सैंपल है उतनी एल्कलिनिटी उसके अंदर है। ये चीजें हम इस टर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस टर्म में भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइडिया मिल गया होगा कि अगर एल्कलिनिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर, आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीजें थोड़ा सा एक आपकी जानकारी के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे पहले आपने करके रखे ही है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ फॉर डाइल्यूटिंग, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूटिंग 25 ml of waste water 175 ml of test free water is required to be added किए गए हैं, जिससे उसके अंदर का जो टेस्ट था, ठीक है, वो क्या हो गया फ्री हो गया, ठीक है, टू मेक
to make the water sample just lose its taste, then threshold number will be, then threshold number will be, क्या होगा थ्रेशोल्ड नंबर? ऑप्शन दे देता हूँ, 6, 7, 8, 9। क्या होगा? ये नंबर होगा। ठीक है, कौन से नंबर होंगे इसमें से? तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास जो सैंपल था वो 25 ml सैंपल था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हमने इसके अंदर का जो टेस्ट था, टेस्ट मतलब स्वाद और दुर्गंध था, उसको रिमूव करने के लिए 175 ml हमने क्या किया, मिक्स किया, जिससे कि इसके अंदर का, ठीक है, तो इसी के बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं, डाइल्यूशन रेशियो के बेस पे हम इसको क्या कर लेते हैं, डाइल्यूशन रेशियो के बेस पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है डाइल्यूशन रेशियो क्या है, इक्वल टू क्या होता था, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, यही होता था ना, याद होगा तो। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है, 25 ml तो था, 75 ml और ऐड किए तो कितने ml हो गया, 200 ml डिवाइडेड बाय इनिशियल ml कितना था, 25 ml, डिवाइड कर दोगे तो 4 आ गया। ठीक है, 4 क्या हो गया, टन हो गया। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर टन, टन में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, टन में इंडिकेट करते हैं, तो ये चीजें याद रहना चाहिए। टन में, 4 टन में हम इसको मेजरमेंट करते हैं, 4 टन में इसको हम मेजरमेंट करते हैं, तो ये चीजें आपको याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा तो कौन सा आंसर हो जाता है आपका, 4 आया, एक मिनट, हमने 4 आया, 25 8 जा होता है, ओके ओके, 8 जा होता है, 4 लिख दिया, गलती से लिख दिया, 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 8 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक तो आपने एल्केनिटी फाइंड आउट करने के लिए, एक तो आपने CaCO3 के टर्म में आप एल्केनिटी फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिए हों, इतने दिए हों, इसके बेस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सैंपल सीधे दिए जाते हैं और उसके बेस पे आपको टाइट्रेशन करके फाइंड आउट करने हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीजें हम यहाँ पर बता देते हैं, पूरा सेटअप करके ही बता देते हैं। ठीक है, पूरा सेटअप हम यहाँ पर करके बता देते हैं। आई थिंक मैं एक ट्राई कर लेता हूँ कि आपको टाइट्रेशन कैसे करते हैं, वो चीज़ें मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिगर में यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, एल के टाइट्रेशन। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, इमेज क्या आता है, इमेज नहीं है, इमेज तो चलो कोई नहीं, इमेज के लिए हम ये वाला एक पिक्चर देख लो, इस पिक्चर में शायद आइडिया मिले कुछ। ठीक है, ये इस तरीके का, ठीक है, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इस पिक्चर को देखिए, आपके सामने ये जो ऊपर ये HCl का, ये देखो एक एसिड लिया गया है। ठीक है, और उसके बेस में ये आपका सैंपल है। ठीक है, ये सैंपल है, उसी के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं, और उसको डिटेल में मैं आपको समझा भी देता हूँ, ज़्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, डिटेल में समझा देता हूँ क्या है ये। ठीक है, उसको मैं डिटेल में यहाँ पर समझा देता हूँ। तो हेडिंग डाल लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एल्केनिटी ऑफ एल्केलिनिटी। ठीक है, किस तरीके से टाइट्रेशन करेंगे वो चीज़ें मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं इतनी इजी तरीके से समझा दूंगा। अभी तक जितने भी आप लोगों ने चाहे 11th क्लास में पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ताकि आपको एकदम अच्छे से आइडिया मिल जाए। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एल्केनिटी किस तरीके से करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, इफ 0.02 नॉर्मेलिटी H2SO4 is used as titrant and 1 ml of acid used corresponds 1 milligram of
alkalinity एज CaCO3, ठीक है, क्लियर। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हैं, क्यों H2SO4 और 0.02 नॉर्मल लिए हैं, अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो सेम होगा। चाहे 0.02 नॉर्मल H2SO4 की बात करें, नॉर्मेलिटी की बात करें, या CaCO3 की नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम ही होगा। चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं इतने नॉर्मल का H2SO4 लेकर, और हम इसका टाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है। चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 0.02 नॉर्मल की अगर मैं बात करता हूं, तो इसकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आपको पता है। नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई लीटर होता है, पर लीटर होता है, ठीक है। तो आपके पास नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.02। अब पर लीटर की बात करेंगे, लीटर यहाँ पे है तो 1000 लीटर होगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻², ये था, और ये -3 कितना होगा, 10⁻5 हो जाता है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नॉर्मेलिटी, वही चीज अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 की बात करता हूं, तो आप यहां पर देखोगे 1 ग्राम, 1 अगर ग्राम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0.02 नॉर्मेलिटी लेके गई है, तो यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट को लेके चलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेके चलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो फाइंड आउट करा है ना CaCO3 का, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमने ले लिया 1 ग्राम CaCO3, वही बोला ना 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम बोले तो मिलीग्राम के टर्म में, यहाँ ग्राम के तो 1 ग्राम होगा, और इसकी नंबर इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 50 होता है। और आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये है ग्राम में होता है, ग्राम में होता है ना, ये ग्राम में होता है, आपको चाहिए 1 मिलीग्राम में, तो इसमें 10⁻³ कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, इसको भी सॉल्व करोगे तो आ जाता है 2 × 10⁻5। तो दोनों ही सेम हो जाते हैं, ये बताने के लिए मैंने बताया, ये बताने के लिए समझाया। तो ये चीज़ें नोट करके एक जगह पर साइड में आप कर सकते हो, ठीक है, एक जगह नोट करके इसको साइड में डाल दीजिए। अभी हम बात करने वाले हैं किस तरीके से ये टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। टाइट्रेशन किस तरीके से करेंगे वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो मैं एक फिगर पहले तो बना देता हूँ, फिगर बढ़िया फिगर बना देते हैं, थोड़ा अच्छा सा फिगर। ये आपका इसमें है आपका सैंपल, इसमें क्या है आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल है, ठीक है। कौन सा, वाटर सैंपल है, कौन सा सैंपल है, वाटर सैंपल है, ओके। वाटर सैंपल लिख भी देते हैं इसमें, सैंपल वाटर, ठीक है। उसके बाद टाइट्रेशन के लिए इस तरीके से बना रहता है, ब्यूरेट बना रहता है, ठीक है, और इसके अंदर एक ऐसे लगा रहता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। और इसमें इंडिकेटर लगा रहता है, इसमें इंडिकेटर लगा रहता है, ठीक है, इसमें इंडिकेटर इस तरीके से लगा रहता है, ठीक है, इस तरीके से लगा रहता है। ये थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक इंडिकेटर लगा रहता है। ये क्या है, ये लूज करने के लिए, लूज करेंगे तो इसमें से टॉप इसके एसिड गिरेंगे, इसके अंदर एसिड है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड को ही मेजर किया जाता है, और इसमें कितना है 0.02 नॉर्मेलिटी का H2SO4 है, ठीक है, क्लियर। और इसके अंदर, अभी इसके अंदर देखोगे तो मेजर कंपाउंड में क्या क्या होंगे, मेजर कंपाउंड में देखोगे तो CO3 होगा, HCO3- होगा, या OH- होगा, क्लियर, इसके अंदर होंगे। अब प्लस हम क्या कर लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं, प्लस इंडिकेटर ऐड करते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं, इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब थोड़ा सा देखो, ये 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, ठीक है, कितने स्टेज में, 2 स्टेज में ये कंप्लीट होता है, 2 स्टेज में ये अल्कलिनिटी कंप्लीट होता है। पहले स्टेज की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूं, तो पहले स्टेज में हम इंडिकेटर के तौर पे हम इसमें क्या मिलाते हैं, फेनोप्थलीन मिलाते हैं, फेनोप्थलीन क्या कराते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, फेनोप्थलीन मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, किस कलर हो जाता है, पिंक कलर। तो सबसे पहले इसमें जो फेनोप्थलीन मिलाने पे ये पिंक कलर हुआ। अब इसके अंदर हमने ये नोजल को ओपन कर दिया, अब इसमें पानी गिर रहा है, मतलब एसिड गिर रहा है, और एसिड गिरने के बाद ये क्या होता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। इसके अंदर कौन न्यूट्रलाइज करता है, OH- आयन, ठीक है,
तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो OH इसमें ज़्यादा मतलब अमाउंट में जो होता है, ज़्यादा अमाउंट मतलब ज़्यादा मेजर में होता है तो वो OH माइनस होता है। ये H प्लस आयन के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के H प्लस आयन के साथ ये क्या बन जाता है, H2O हो जाता है। और साथ ही साथ में जो कार्बोनेट आयन है CO3 2 माइनस का, इसका हाफ जो होता है, ठीक है, आधा ही, इसका आधा H प्लस आयन के साथ रिएक्शन करके HCO3 माइनस बना देता है, हाफ, हाँ ठीक है, याद रखना हाफ। ओके, इसका मतलब ये पिंक कलर जो रहता है वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तब हमने स्टॉप कर दिया इसको, जो इसका क्या बोलेंगे, ये जो टाइट करने वाला होता है इसको टाइट कर देंगे और हम मेजरमेंट कर देते हैं कि कितना ml H2SO4 हमने इसमें ऐड किया जिससे कि ये फिनोप्थलीन का जो पिंक कलर था ये न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ भी बना देता हूँ, अच्छा सा एकदम ग्राफ बना देता हूँ। पहले इमेज बड़ा करके यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ ताकि हमें अच्छे से आइडिया मिल पाए। ये वाला लेके हम बना देते हैं क्योंकि ये काफ़ी ऐसा है, ठीक है। ये हमने लेके ग्राफ बना दिया, ठीक है। और इसमें हमारा यहाँ पर पीएच वैल्यू ये बताता है और यहाँ पर बताता है वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज, किसमें बताएगा, ml में बताएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। जब जैसे ही हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे ना तो इसकी पीएच वैल्यू डाउन होगी, डाउन होगी, ठीक है, ठीक है, डाउन होगी। फिर उसके बाद फिर डाउन होगा, एक लेवल तक डाउन होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब इसमें फिनोप्थलीन ऐड करने के बाद इसका कलर पिंक हो गया। पिंक कलर होने के बाद से इसमें हमने क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना चालू किया। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना चालू किया तो इसमें क्या हो गया, इस लेवल तक उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, 8.3 तक आ जाती है, ठीक है। क्लियर, 8.3 तक आ जाती है। और उस टाइम पे उसका एसिड जो यूज हुआ होता है वो कितना यूज हुआ रहता है, PML तक यूज हुआ रहता है, PML जितना यूज हुआ रहता है। क्लियर, PML। अब उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है, यहाँ पर सेकेंड स्टेज की भी बात कर लेते हैं, फिर बाद में वो फिगर मैं आपको समझाता हूँ। सेकेंड स्टेज की अगर हमें बात करें, सेकेंड स्टेज में हम क्या कर देते हैं, इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर में के रूप में हम मिलाते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिलाते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर का होता है और जब हम एसिड मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। कुछ कुछ जगह पे बोला जाता है कि ये ऑरेंज से पिंक हो जाता है, ठीक है, कलरलेस हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें अभी आपके पास बचा है HCO3 माइनस, ये H प्लस आयन के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना देता है, प्लस ये जो आधा आधा हुआ था रिएक्शन और इसमें ये मिला था, उस HCO3 का जब H प्लस आयन के साथ होता है तो वो H2CO3 बना देता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और उसकी वजह से अब उसके बाद यहाँ पे फिगर में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस फिगर में कि अब और हमने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज मिलाया, उसके बाद हमने एसिड को डालना चालू किया। उसके बाद देखा कि उसकी जो पीएच वैल्यू थी वो घट के कितनी आ गई, 4.5 तक आ गई पीएच वैल्यू। और उस टाइम पे हमने मेजर किया तो ml जितना हमने एसिड इसका यूज कर लिया, ठीक है, ml जितना एसिड उसका यूज कर लिया। क्लियर हो गया होगा, आइडिया समझ में आ गया होगा, जो बताना चाह रहे हैं उसका आइडिया आपको क्लियर दिमाग में बैठ रहा होगा, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि ताकि हमारे लिए वो कुछ बेहतर आइडिया साबित हो सके, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। देखो लिखा हुआ चीज याद कब रहता है, जब उसको रिवीजन करते हैं, ठीक है। और रिवीजन कब कर पाओगे, जब लिखे रहोगे वो चीजें, रिटर्न में लिखे रहोगे तभी तो रिवीजन कर पाओगे। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं वो एक एक पॉइंट भी लिख देता हूँ। इन द फर्स्ट जो समझाया है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन phenolphthalein is used as an indicator which turns colorless to pink in pH range
pH रेंज ऑफ 10.3 टू 8.3 हो जाता है। 8.3 8.6 जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, 8.3 हो जाता है। ठीक है, इस स्टेज में इन दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दिस स्टेजेज कंप्लीट caustic alkalinity and half carbonate alkalinity जो मैंने आपको बताया भी था, alkalinity is neutralized and acid used in PML। PML हमारा एसिड क्या हो गया, यूज हो गया। PML एसिड हमारा यूज हो गया। क्लियर, PML एसिड यूज हो गया। नेक्स्ट इन सेकेंड स्टेज की बात करेंगे। सेकेंड स्टेज ऑल रिमेनिंग हाफ कार्बोनेट alkalinity and complete bicarbonate alkalinity acid is neutralized acid used in mml। ठीक है, इसमें अभी कितना एसिड यूज हुआ, mml हो गया। ठीक है, और इसमें जो इंडिकेटर यूज किए थे वो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर की बात करेंगे। इंडिकेटर यूज in this case is methyl orange which turn orange to colorless in pH range of 2.8 to 4.2। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, खास करके ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट तो बहुत अच्छे से अच्छी तरीके से एक एक लिखा रहा हूँ। आप खुद से नोट्स बनाएंगे ना तो आपको अपने ही नोट्स पढ़ने में मजा आएगा। खुद से नोट्स बनाएंगे तो अपने ही नोट्स को पढ़ने में काफ़ी मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बताने वाला हूँ, वो नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ें ये किसके बेस पे हम बताएंगे, ग्राफ के बेस पे बताएंगे। अभी मैं पहले लिख लेता हूँ कि इफ P इक्वल टू M तो क्या कंडीशन होगा, इफ P इक्वल टू 0 एंड M इज नॉट इक्वल टू 0 तब क्या कंडीशन होगा, इफ P इज ग्रेटर देन M अपॉन 2 तब क्या कंडीशन होगा, और इफ P इज लेस देन M अपॉन 2 तब क्या कंडीशन होगा। क्लियर, अभी ये आप किससे समझोगे, जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया ना उसके बेस पे थोड़ा सा समझोगे। मैं ग्राफ को आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ है, इसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका PML है, यहाँ पर MML है। ये P और M की बात हो रही है कि कितना एसिड यूज हुआ है। ठीक है, PML यूज हुआ है आपका यहाँ 10.3 से 8.3 pH करने में जो एसिड यूज हुआ है वो PML है। ठीक है, MML कहाँ है, 8.3 से 4.5 pH वैल्यू लाने में एसिड जो यूज हुआ है वो MML है। क्लियर, ठीक है, उसी के बेस पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर ये P इक्वल टू M हो जाए, P इक्वल टू M होने का मतलब है कि PML में ही OH और बाकी सारे जितने थे OH आयन जो थे वो एल्कलिनिटी जो थी वो न्यूट्रलाइज हो गई। मतलब वो न्यूट्रलाइज मतलब बाकी सारे उसके अंदर के थे वो सारे न्यूट्रलाइज हो गए। तो इस केसेस में हम क्या बोलेंगे, इस केसेस में बोलेंगे कि उसके अंदर जो वाटर में था कौन सा आयन ज़्यादा था, कौन सा आयन शिफ्ट था, तो ओनली OH आयन ही शिफ्ट था जिससे कि न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ओनली
कॉस्टिक एल्केनिटी प्रेजेंट इन वाटर, ये इसी प्रेजेंट था। अगर कंडीशन देखें P इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है, P की वैल्यू है ही नहीं है और M 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, M 0 कब होता है, जब उसमें बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी होती है। तो M की वैल्यू तो 0 नहीं बोला है, M की वैल्यू कुछ होगी, P की वैल्यू 0 है, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि उसमें बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी ही प्रेजेंट थी, क्योंकि P की वैल्यू 0 है। P में कोई भी फिनाप्थिलिन में देखे तो एक भी मतलब ML की जरूरत नहीं हुई, वो डायरेक्ट ही न्यूट्रलाइज ही हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ओनली बाइकार्बोनेट alkalinity प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। दूसरा कंडीशन में देखोगे कि P की वैल्यू m/2 से भी ज्यादा है, ठीक है, m/2 से भी ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो आपके में OH माइनस आयन एंड CO3 माइनस आर प्रेजेंट, या प्रीडोमिनेट बोल सकते हो, डोमिनेट हो सकता है, डोमिनेट हो सकता है, क्लियर। और इस वाले कंडीशन में देख सकते हो कि P की वैल्यू कम है, मतलब कम यूज हुआ है, मतलब इस कंडीशन में CO3 2 माइनस की बात करें, 2 माइनस है यहाँ पे, और HCO3 होगा, CO3 माइनस R डोमिनेट होगी, R डोमिनेट होगी। ये थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है, ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। बाकी तो ये जो मेजर पार्ट था, ये जो था, ये मेजर पार्ट था, वो चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं, ठीक है। ये जो मेजर पार्ट था, ये चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है कि ताकि हमें अच्छी तरीके से ये आइडिया रहे, ठीक है। तो अभी वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं पीएच के बारे में, ठीक है, पीएच के बारे में। उसके बाद हार्डनेस की बात करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर, ये केमिकल पैरामीटर है, ठीक है। तो ये पहले टीडीएस की बात की है, फिर बाद में अल्कलिनिटी की बात करें, फिर पीएच की बात करेंगे, फिर हार्डनेस की बात करेंगे। तो ये जब पार्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। साथ साथ में आप हमारे चैनल पर देखोगे तो मैं ऑलरेडी एनवायरमेंटल से, इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी आप काफ़ी चीज़ें वहाँ से एमसीक्यू के वीडियोज देख सकते हो, ठीक है। पहले ट्राई करने का कि खुद का आंसर देने का, ठीक है, खुद का आंसर कमेंट करने का, फिर बाद में चेक करने का कि आप कितना आपको राइट हो रहा है, ठीक है। तो देखते रहिए।